ऑडियोग्राफी सुन रहे हैं आप और मैं हूं सौरभ आपके साथ। आज हम जिस कलाकार की बात करेंगे उनका नाम है इनकलाब श्रीवास्तव। जी हाँ, इनकलाब श्रीवास्तव। तो अब से कुछ देर के लिए बोलूँगा तो मैं, पर आप इनकलाब श्रीवास्तव समझेंगे। तो बात है आज़ादी से लगभग 5 साल पहले की। वो वक्त जब मैंने पहली सांस ली। सब बहुत खुश थे और मैं बहुत खूबसूरत। मेरे पिता एक मशहूर होते जा रहे कवि थे जो फिरंगियों के खिलाफ आक्रोश जताते रहते थे और इसी आक्रोश ने मेरा नाम इनकलाब कर दिया। दरअसल इनकलाब जिंदाबाद से आया इनकलाब और पिता के पूरे नाम से श्रीवास्तव और मेरा नाम हो गया इनकलाब श्रीवास्तव। वो तो भला हो सुमित्रा नंदन पंत जी का, जो उन दिनों मेरे पिता के अच्छे मित्र थे और एक अच्छे कवि भी, क्योंकि इन्हीं के सुझाव ने मेरा नाम इनकलाब श्रीवास्तव से कर दिया अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। इस सफ़र के दौरान बोलूँगा तो मैं, लेकिन आप समझेंगे अमिताभ बच्चन। माँ मुन्ना कहकर पुकारती थी और बाबूजी अमित। स्कूल के दिनों में मैं एवरेज रहा। मेरा सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं और एयरफोर्स ज्वाइन करूं। मेरा रुझान साहित्य में भी था, जिसका एक कारण था मेरे पिता का कवि होना और दूसरा कारण था घर में सिर्फ साहित्य की किताबें। स्कूल के दिनों में मैं काफ़ी चर्चा में भी था, जिसका कारण था मेरा दोनों हाथों से लिख पाना और बखूबी लिख पाना। वक्त गुजरता चला गया और मैंने अपने सपनों का पीछा करना जारी रखा। मैंने साइंस ली, लेकिन बीएससी के अंत तक मुझे ये एहसास हो चुका था कि मेरे सपने मुझसे बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन साथ ही मेरा रुझान, मेरी रुचि साहित्य में बढ़ती चली गई, जिसका परिणाम था कि मैंने डबल मास्टर्स की डिग्री हासिल की और वो भी साहित्य में। अब तक मेरी पढ़ाई लगभग पूरी हो चुकी थी और कुछ कर गुजर जाने की होड़ में मैं कलकत्ता निकल गया। कलकत्ता पहुंचते ही मैंने काम ढूंढने की कोशिश की और मुझे काम मिला भी। काम एक छोटी सी फर्म में मिला था और तनख्वाह थी लगभग 500 रुपये महीने। लेकिन यहीं काम करते करते मैंने एक ड्रामा कंपनी में भी अपने लिए काम ढूंढ लिया था, जहां मुझे अच्छी आवाज़ के चलते रोल्स मिलने लगे थे। वक्त गुजरता चला जा रहा था और सब कुछ सही था। फिर एक दिन ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ रीडर की वैकेंसी आई। अब तक मेरी आवाज़ की तारीफ़ें सुन सुन के मुझे ये यकीन हो चुका था कि ये नौकरी सिर्फ मेरे लिए है। लिहाजा मैंने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करी और भेज दी। मुझे इंतज़ार था उनके जवाब का। उनका जवाब आया, रिजेक्शन। मुझे नौकरी नहीं मिली और कारण बताया गया कि मेरी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से मैं तेज़ी से न्यूज़ नहीं पढ़ पाऊंगा। मुझे रिजेक्शन तो मिला पर चुभा नहीं, क्योंकि मुझे अब तक इन सब की आदत पड़ चुकी थी। दरअसल कलकत्ता में काम करते वक्त मैंने कई बार अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें मैंने बम्बई, माया नगरी में फिल्मों में काम मांगने के लिए भेजी थी। लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि इन तस्वीरों को नकारा गया हुआ और नकारा गया। मेरी अब तक की जिंदगी थी तो सामान्य, पर किसी एक दिशा में नहीं थी। फिर आया वो दिन जिसका मुझे इंतजार था। निर्देशक मृणाल सेन जी मेरे पास वॉइस नरेटर का रोल लेकर आई। वॉइस नरेटर का मतलब मेरी आवाज़ तो फिल्म में होगी, पर मेरा चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था, इसलिए मैं जितनी अच्छी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकता था मैंने किया और कमाल देखने को मिला भी। उस फिल्म ने उस साल
1969 में नेशनल अवार्ड जीता। ऑडियंस तक मेरी आवाज तो पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उन्हें तलाश थी मेरे चेहरे की। और ये तलाश भी, ये इंतजार भी इसी साल पूरा हो गया। फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी और मैंने किरदार निभाया था एक कवि का। शायद मेरे लिए इससे अच्छी डेब्यू फिल्म नहीं हो सकती थी। फिल्म पर्दे पे उतारी गई और मेरे काम को काफी सराहा गया, लेकिन शायद ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आई, क्योंकि सात हिंदुस्तानी रही फ्लॉप। लेकिन इस फ्लॉप मूवी ने भी मुझे आगे कई फिल्मों में काम दिलाया। एक के बाद एक फिल्में मिलती चली गई। मैं दिन रात एक करते हुए मेहनत करता चला गया। 3 साल बाद मंजर ये था कि मैं लगभग कलकत्ता लौटने के लिए तैयार था, और मजबूर भी, क्योंकि पिछले 3 साल में मेरी 10 फिल्में आई थी। कुछ में मैंने गेस्ट अपीयरेंस भी दी थी, जैसे कि गुड्डी। तो पिछले 3 साल में मेरी सारी फिल्में जो रिलीज हुई, लगभग 10 के आसपास, वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई और सारी रही फ्लॉप। और मैं लगभग तैयार था कलकत्ता लौटने को। मैं काफी निराश था और बाबूजी की सिर्फ एक ही लाइन दिमाग में आ रही थी कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे दिमाग में चल रहा था कि 3 साल में मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं अपने शुरुआती दिनों में मरीन ड्राइव पर सड़क के किनारे सोया करता था, रात गुजारा करता था। मैंने वो सारी मेहनत की है जो मुझे करनी चाहिए थी, और अब अगर आज लौट गया तो ये जिंदगी दूसरा मौका नहीं देगी, और इसीलिए मैं डटा रहा। बीते कुछ दिनों में मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज याद रखने लायक हुई थी, और वो थी जया जी से मुलाकात। जया जी मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हो रही थी, और उन्होंने भी यही राय दी कि अगर यहाँ तक आए हो तो अब लड़ाई पूरी लड़के जाओ। और फिर वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मुझे एक और फिल्म ऑफर हुई। इस बार मुझे किरदार निभाना था इंस्पेक्टर विजय का। फिल्म के साथ सलीम जावेद, प्रकाश मेहरा, ऐसे कई बड़े नाम जुड़े हुए थे। फिल्म का नाम था जंजीर, और फिल्म मानो रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट थी। और ऐसा ही हुआ। फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट होती चली गई। हाउस फुल होने लगे और मानो इस एक ही फिल्म ने मुझे स्टार बना दिया। जंजीर मेरे करियर की पहली हिट मूवी थी, और इसी वजह से इस मूवी के 2 हिस्से मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ अपनी जिंदगी में जोड़ दिए। पहला था मेरे किरदार का नाम विजय। मैंने इसके बाद लगभग 20 फिल्मों में अपने किरदार का नाम विजय रखा, और सब में मेरी ही विजय हुई, यानी सब हिट रही। और दूसरा हिस्सा था जया, जिन्हें मैंने अपनी किस्मत मानते हुए अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। और हमारी जोड़ी इतनी कामयाब हुई कि हमने लगभग 30 से ज़्यादा फिल्में एक साथ की हैं, और जो कि सारी सुपरहिट हैं। ये फिल्म मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म के बाद मुझे मिला एंग्री यंग मैन का खिताब, और साथ ही ऑडियंस का भरपूर प्यार और सपोर्ट। और फिर तो मेरी गाड़ी लगभग 5वें गियर में भागने लगी। शोले, अमर अकबर एंथनी, नसीब, मर्द, कूली जैसी सुपरहिट फिल्में लगातार आने लगी। अगर यूं कहें कि 70 का दशक मेरे नाम रहा तो गलत नहीं होगा। और इसके पीछे भी एक कारण था, और वो था ये कि
इस 70 के दशक में भारत में इमरजेंसी लगी। इसकी वजह से भारत कुछ गरीबी से गुजर रहा था और यानी मेरी एंग्री यंग मैन की छवि और मजबूत होती चली गई। मैं स्टार से सुपरस्टार बनता जा रहा था। मेरे पास नेम, फेम, अवार्ड्स सब कुछ था। लेकिन बॉलीवुड से लगातार जुड़े रहने का एक नुकसान भी है, और वो ये कि आपकी खुद की ज़िंदगी एक फिल्मी कहानी की जैसी हो जाती है, और हर फिल्मी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते हैं। तो मेरी लाइफ का ट्विस्ट आना बाकी था। और अगर बॉलीवुड की स्टाइल में कहूँ तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जीत का नशा हो जाता है, सुना था, लेकिन आज महसूस कर पा रहा था। मुझे जीत का इतना नशा हो चुका था कि अगर एक भी फ्लॉप मूवी आई तो मैं बौखला उठूंगा। और ऐसा ही हुआ। 80 के दशक की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज ने मेरा करियर ढलान पर लाकर खड़ा कर दिया। मानो वक्त के साथ जमाना बदल गया। जो मेरा था वो दीवाना बदल गया।